आज की इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर सेकंड ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर से वन से शुरुआत करते हैं। आपकी यूनिट नंबर 1 है संसाधन, अर्थ, प्रकृति, वर्गीकरण एवं प्रबंधन। तो सबसे पहला टॉपिक अपना संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा। इसका अर्थ होता है पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, जिसके निर्माण, उपयोग और तकनीकी तथा स्वीकृति उपलब्ध हो, उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो वह प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसमें तकनीकी उपयोग हुआ है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी पेन, कॉपी, जो भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहते हैं। इसके बारे में एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जिमरमैन का प्रसिद्ध कथन है, इसे आपको याद रखना है। संसाधन होते नहीं बनते, रिसोर्स आर प्रकृति, नेचर ऑफ रिसोर्स। गतिशील संकल्पना, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। संसाधन स्थिर नहीं है। समय, ज्ञान और तकनीक के विकास के साथ किसी वस्तु की उपयोगिता और उसका मूल्य बदलता रहता है। उपयोगिता, यूटिलिटी, किसी भी तत्व का संसाधन बनना उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। मानव केंद्र भूमिका, मानव स्वयं बड़ा संसाधन है क्योंकि वह अपनी बुद्धि और तकनीक से प्राकृतिक तत्वों को उपयोगी बनाता है। तो आपको ऐसे पॉइंट भी लिखना है जिससे आपके नंबर नहीं कटे एग्जाम में। इसके बाद अपने तीसरे पॉइंट पर चलती है, क्लासिफिकेशन। नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, ये दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन। अर्थ, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न या नवीकृत किया जा सकता है। विशेषता, ये कभी समाप्त नहीं होते, अक्षय और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। इसके विपरीत गैर वनीकरण संसाधन, इनको आपको ऐसे टेबल बनाकर लिखनी है जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। टेबल वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम छप चुका है। अर्थ, गैर नवीकरण संसाधन का अर्थ क्या होता है? वे संसाधन जिनका निर्माण भूवैज्ञानिक रूप से लाखों वर्षों में होता है और एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। विशेषता, इनकी आपूर्ति सीमित है, इनका पुनर्चक्रण बहुत कठिन है या असंभव। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अपना नेक्स्ट पॉइंट है जैविक और अजैविक। ये भी है, इसको भी आपको दो टेबल बनाकर, इसको भी आपको दो भागों में पेज को बांट लेना है और टेबल बनाकर लिखनी है जिससे एग्जाम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका नंबर नहीं काटेगा। जैविक संसाधन, इसका अर्थ है वे संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है। उदाहरण, मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मत्स्य, मछलियाँ और सूक्ष्म जीव। इसके बाद अजैविक संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव होते वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण, मृदा, मिट्टी, चट्टानें, धातुएं, जल, वायु, खनिज। इसके बाद चलते अपने टॉपिक है, अपना चौथा टॉपिक होने वाला है अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, खनिज का इस प्रकार उपयोग और संरक्षण करना, उनका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। ऐसा उपयोग करना है कि उपयोग भी हो जाए और वो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहे और उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसके बाद इनका मुख्य उद्देश्य संसाधनों के अतिदोहन को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, सतत विकास। इसके प्रबंधन के प्रमुख उपाय 3R सिद्धांत काम करते हैं। रिड्यूस, उपयोग कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल, पुनर्चक्रण, गैर पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग, वृक्षारोपण और मृदा जल संरक्षण की नीतियाँ। याद रखने योग्य पॉइंट भी बनाए हैं आपके लिए यहाँ। संसाधन होते नहीं बनते, जिब्रमैन ने कहा, ये आपको इम्पोर्टेंट कर लेना और
आपको ये याद रखना है, ये आपको एग्जाम में छप चुका है। नवीकरणीय संसाधन अक्षय होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं और पुनर्चक्रण बहुत कठिन है, यह संभव है। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। अजैविक निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट यूनिट चाहिए तो कमेंट कर देना। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के MGSU BA सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में। आपका इकाई 1 हो चुका है, इकाई नंबर 2 आज की इस वीडियो में हो जाएगी। तो इकाई 1 का नाम है, इकाई 1 हो चुकी है, तो इकाई 2 का नाम है मृदा जल एवं समुद्री संसाधन। तो अब इसके पहले टॉपिक की बात करते हैं हम। इसका पहला टॉपिक होने वाला है मृदा संसाधन प्रकार, विश्व वितरण, प्रबंधन एवं संरक्षण। अर्थ एवं परिभाषा। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह पतली परत जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व जल प्रदान करती है। इसका निर्माण चट्टानों के अवशेष और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। जिब्बरमैन का प्रसिद्ध कथन है, संसाधन होते नहीं बनते। ये आपको हर यूनिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये कथन लिखना है, इसे आपको एग्जाम में प्रभाव अच्छा पड़ेगा और देखने में अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। कोटेशन भी याद है वैज्ञानिकों की। इसके बाद अपना इसमें बी पॉइंट है मृदा के मुख्य प्रकार एवं विश्व वितरण। जलोढ़ मृदा विशेषता नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अत्यंत उपजाऊ मृदा। इसमें पोटास चूना प्रचुर मात्रा में होता है। विश्व वितरण। एशिया की नदी घाटियाँ गंगापुत्र, सिंधु, ओगंडा, मिस नील नदी घाटी, अमेरिका की मिसिसिपी घाटी। इसके बाद काली मृदा, रेगुर मृदा विशेषता बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्मित नमीदान करने के लिए उच्च तत्व क्षमता। यह कपास गेहूं के लिए खेती के लिए सर्वोत्तम है। काली मृदा को याद रखना, कपास एवं गेहूं के लिए सर्वोत्तम है। शेष वितरण। विश्व वितरण। भारत का दक्कन पठार, यूक्रेन एवं रूस का स्टेम क्षेत्र, अमेरिका का प्रचेरी क्षेत्र, ब्राजील। इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है लाल पीली मृदा विशेषता का यंत्र चट्टानों के विघटन से निर्मित लोहे के ऑक्साइडों के कारण लाल रंग। उपजाऊपन अपेक्षाकृत कम है। वितरण। विश्व वितरण की बात करती है इसकी, तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद है चौथा पॉइंट है लेटराइट मृदा विशेषता अत्यधिक वर्षा एवं भारी निकाले वाले क्षेत्रों में निर्मित ईंट जैसी चाय, कॉफी, काजू के लिए उपयुक्त है। विश्व वितरण। भारत के पश्चिमी घाट, ब्राजील का पठार, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मृदा अपरदन। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक बलों, जलवायु या मानवीय। इसके बारे में बात करते हैं हम। प्राकृतिक जलवायु मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का कटकर बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसका कारण आपको अच्छे से लिखना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वनों की कटाई, अतिचारण, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, झूम खेती, तीव्र वर्षावाएँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है डी मृदा संरक्षण के उपाय। समुच्चय रेखा जुताई, ढालदार भूमि पर डाल के फिर जुताई करना जिससे जल प्रवाह धीमा हो। जैसे ढाल इधर है तो इसके विपरीत कृषि करना है जिससे आपकी खेती अच्छी हो। सोपान सीढ़ीदार खेती है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी बनाकर की जाती है। देख लो यहाँ पर आपकी पहाड़ों पर खेती ऐसे की जाती है, ढलान बनाकर। और ये समुच्चय खेती ऐसी की जाती है जिस तरह वो ढलान होती है इसके ऊपर जुताई करते हैं। पट्टीदार खेती, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है जिससे मिट्टी बहती नहीं, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता। रक्षक मेखला,
शुष्क तटीय क्षेत्रों में हवा की गति कम करने के लिए कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण में अतिचारण का रोक, नए पेड़ लगाना और पशुओं की चराई को नियंत्रण करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ना नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है जल संसाधन प्रकार एवं विश्व वितरण जल संकट निवारण। पहला है प्रकार एवं विश्व वितरण। पृथ्वी पर कुल लगभग 97.5% भाग महासागरों से लवणीय जल से के रूप में केवल 2.5% भाग ही लवणीय मीठा साल्ट जल है। हिममध्य बर्फ का छत्रक लगभग 68.7, अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और ऊंचे पर्वतों पर भूजल लगभग 30.1, चट्टानों की परत के नीचे स्थायी जल लगभग 1.2, नदियों, झीलें, पोखरे, आर्द्रभूमि। इसके बाद अपना बी पॉइंट है जल संकट। जब मांग की तुलना में पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध न हो तो उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। कारण इसका जनसंख्या विस्फोट एवं शहरीकरण है, औद्योगिक विकास और जल का अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, सीवेज, जलवायु में परिवर्तन और अनियमित मानसून, कृषि में जल का अपव्यय जैसे पारंपरिक सिंचाई पद्धतियाँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला सी। इसके अंदर है जल संकट के निवारण के तरीके। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है वर्षा जल का संग्रहण। अच्छे से विजिबल हो जाएगा आपको, यहाँ पर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाएगा। वर्षा का जल संसाधन। छतों एवं खुले मैदानों के वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए भूजल स्तर को रिचार्ज करना है। इसके बाद सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, ड्रिप तंत्र से फव्वारा प्रणाली से आपको कृषि करनी है। जल का पुनर्चक्रण, प्रयुक्त एवं अपशिष्ट जल को उपस्थित करके उद्योगों में पुनः उपयोग करना, वापिस उसी जल को उपयोग करना अच्छा कर। इसके बाद नई जौ परियोजना एवं संसाधन प्रबंधन, एकीकृत विकास करना, अर्थात जल संवेदनशील पर्यटन, फसल पर्यटन, शुष्क क्षेत्रों में कम जल खपत वाली फसलों जैसे बाजरा, दलहन को बढ़ावा देना। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है तीसरा, समुद्री संसाधन प्रकार और विश्व वितरण। इसका अर्थ समझते हैं हम। महासागर समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को आच्छादित करते हैं। समुद्री संसाधनों वे जैविक अजैविक संसाधन जो महासागरों के जल तली एवं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट है इसका ही, समुद्री संसाधनों के प्रकार एवं वितरण। इसको अच्छे से समझते हैं। जैविक खनिज संसाधन जल में घुले खनिज, नमक, NaCl, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आदि। महासागरीय नितल के खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस। महाद्वीपीय तटों पर पाए जाते हैं। उदाहरण भारत का बॉम्बे ढाई, पारसी की खाड़ी, उत्तर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पोलिपेट्रिक नॉर्थवुड। महासागरीय गर्तों और मैदानों में मैग्नीशियम, निकल, तांबा और कोबाल्ट पिंड पाए जाते हैं, विशेषकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की तली में। इसके बाद ऊर्जा संसाधन, ज्वारीय ऊर्जा संसाधन, ज्वार भाटा की गति में बिजली उत्पादन जैसे फ्रांस का ला रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी, तरंग ऊर्जा, समुद्री लहरों की गतिविधियों का उपयोग, महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्र की ऊपरी निचली परतों पर तापमान के अंतर में से ऊर्जा उत्पादन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। BA सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का ये वीडियो होने वाला है। आपकी इकाई 1 और इकाई 2 पहले हो चुकी है। इसमें इकाई नंबर 3 की बात करते हैं, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। तो आपको अंत तक बनाए रहना है और आपको PDF की टेंशन नहीं लेनी है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
शुरुआत करते हैं अपनी यूनिट से। संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। संक्षिप्त नोट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर कम समय में अधिक रिवीजन के लिए। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। प्रकार एवं विश्व वितरण। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विषुवत रेखा 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के पास अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ भारी वर्षा, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद करते हैं बात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। भारत, म्यांमार, थाईलैंड। शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं, सागौन, साल। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना शीतोष्ण कटिबंधीय वन। मध्य अक्षांशों में मिश्रित चौड़ी पत्ती व कोणधारी वन। टेगा शंकुधारी वन। उच्च अक्षांशों कनाडा, रूस, कैनेडिया। मुलायम लकड़ी, देवदार, चीड़, कागज और लुगदी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनकी पत्तियां शंकुधारी होती है, जिससे बर्फ इनके ऊपर ठहरती नहीं और ये शीत से बच जाती है। इसके बाद चलती है अपन इसी के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व। इनके आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक महत्व लकड़ी, जड़ी बूटियां, गोंद, रबर, कागज उद्योग हेतु कच्चा माल, रोजगार प्राप्त होता है यहाँ से। पर्यावरण महत्व CO2 का अवशोषण, ऑक्सीजन उत्पादन, मृदा अपरदन पर रोक, वर्षा नियंत्रण, जल चक्र का संतुलन, वन्यजीवों का आवास और इनमें से CO2 जाती है, O2 बाहर निकालते हैं। इनके बाद अपना दूसरा टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद खनिजों की बात करते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, पहले बात कर लेते हैं धात्विक, लौह अयस्क, तांबा, सोना आदि। अधात्विक, अभ्रक, चूना, पत्थर आदि। ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इसके बाद बात करते हैं पहले लौह अयस्क से बात करते हैं हम। लौह अयस्क प्रकार मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट। विश्व वितरण चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, रूस में पाई जाता है ये। इसके बाद पेट्रोलियम अवसादी सेल में पाई जाता है। इनकी स्थिति ये है। विश्व वितरण मध्य पूर्व, ओपेक देश, सऊदी अरब, इराक, ईरान, UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला में पाई जाता है। इसके बाद कोयला प्रकार एंथ्रेसाइट, सर्वोत्तम कार्बन, बिटुमिनस। व्यावसायिक रूप से सबसे प्रयुक्त लिग्नाइट, भूरा कोयला, पीट। विश्व वितरण चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दामोदर घाटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस में पाई जाता है। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। प्रकार सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सूर्य की किरणों से विद्युत उत्पादन। पवन ऊर्जा, पवन टरबाइन के माध्यम से चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। जल विद्युत, बहते जल से विद्युत उत्पादन। भूतापीय, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से। बायोमास, जैव ऊर्जा, जैविक कचरे व वनस्पति से। इसके बाद विश्व वितरण सौर ऊर्जा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे भारत, उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक सक्षम। पवन ऊर्जा तटीय एवं मैदानी क्षेत्रों में उपयुक्त। भविष्यवाणी की संभावनाएं जीवाश्म ईंधनों, कोयलों, तेल के समाप्त होने के खतरे के कारण ये विकल्प है। शून्य कम कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में सहायक। ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता हेतु वैश्विक स्तर पर हरित तकनीक में निवेश बढ़ा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपकी इकाई नंबर 4 होने वाली है इस वीडियो में।
इकाई 1, 2, 3 पहले हो चुकी है, तो आपको इनकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना आपका 1 सेकंड भी वेस्ट किए। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ मानव के भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं का अध्ययन। मानव अंतर संबंध एवं पर्यावरण पर प्रभाव। मनुष्य पर्यावरण का उपभोक्ता एवं रूपांतरण दोनों है। औद्योगिकरण, नगरीकरण और संसाधनों के अतिदोहन से प्राकृतिक परिस्थितियों में संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद चलते हैं इसी के दूसरे टॉपिक के अंदर। पहला टॉपिक पूरा हुआ अपना। दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी सिद्धांत एवं घटक। पारिस्थितिक सिद्धांत एवं घटक, तो इसमें पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं। जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। मुख्य घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक एंड जैविक घटक। अजैविक में आता है जल, मृदा, वायु, तापमान, प्रकाश, खनिज। और अपना जैविक में आता है उत्पादक। हरे पौधों जो प्रकाश का संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक है। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को 3 में बांटा है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी और सर्वाहारी। अपघटक, जीवाणु और कवक जो मृत पदार्थों को तोड़कर पोषक चक्र में लौटाते हैं। इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य पढ़ते हैं हम। तंत्र के कार्य, पोषण तंत्र, आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्राप्त करने का स्थान। T1 उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन। T2, T3 द्वितीय उत्पादक। इस तरह आपकी खाद्य श्रृंखला बनती है, आपको इसे याद रखना है। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, आपको हमेशा याद रखना है। 10% का नियम, ये तो आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, हर बार एग्जाम में आता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण केवल 10% ऊर्जा संतुलन होती है, शेष 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। जैसे आपने उपभोक्ता से ली ऊर्जा, जैसे उत्पादक से आपने 100% ऊर्जा ली, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में जाती 10% रह जाती है। फिर प्राथमिक से द्वितीय में जाती 1% ऊर्जा ही द्वितीय उपभोक्ता को मिलती है। इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी चक्र। पोषक तत्वों का अजैविक से जैविक और पुनः अजैविक पर्यावरण में चक्रण। उदाहरण, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, CO2, नाइट्रोजन चक्र, N2, जल चक्र। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं हम। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला जीवधारी की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। उदाहरण, घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल, कई खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ा हुआ जटिल जाल, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। पौधों को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा, छोटे छोटे टिड्डों को खाएगा बड़े कीट पक्षी, इनको खाएगा मेंढक, इनको खाएगा मेंढक और मेंढक को खाएगा सांप। इस तरह आपस में सम्मिलित होती है। सांप को खाएगा बाघ। इस तरह ये आपस में सम्मिलित होती है खाद्य जाल। इसके बाद अपना छठा टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। खाद्य का पिरामिड जीवों की संख्या दर्शाता है, आमतौर पर सीधा होता है। आपको ये याद रखना है, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सबसे ज़्यादा घास पाई जाती है, इसके बाद शाकाहारी पाई जाती है, इसके बाद मांसाहारी, जिसके बाद अपघटक पाई जाती है सबसे कम। इसके बाद आपको जैव भार का पिरामिड। शुष्क भार कुल शुष्क भार दर्शाता है, स्थल पर सीधा, जल में उल्टा होता है। स्थल पर तो सीधा होता है ये, जल में उल्टा होता है जैव भार का।
इसके बाद ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, आपको याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसके बाद अपना चौथा टॉपिक है वैश्विक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन व असंतुलन। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। कारण वनों की कटाई, प्रदूषण, अतिचारण, अनियंत्रित खनन, शहरीकरण। आपको देख लो, वनों की कटाई हो रही है, यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, अतिचारण हो रहा है और अनियंत्रित शहरीकरण हो रहा है। सब नगरों की तरफ जाना चाहते हैं। इसके बाद प्रभाव जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ में वृद्धि हो रही है। इनके कारण ऐसा करोगे तो ऐसा भुगतोगे आप। तापमान में वृद्धि की पेड़ों को काटोगे तो, और बारिश में कमी आएगी ऐसा करोगे तो, और जहाँ पेड़ नहीं होगी वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ज़मीन कट कट कर आगे जाती रहेगी। इसके बाद पांचवा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन एवं संरक्षण। प्रबंधन संसाधनों का सतत और संतुलित उपयोग ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। संरक्षण के तरीके स्थानीय संरक्षण इन सिटू, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद बायोस्थानीय इन सिटू, कृत्रिम बाहरी स्थान पर संरक्षण, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक। इसके बाद अन्य उपाय वनीकरण, सतत कृषि, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण। याद रखिए सतत विकास, पर्यावरण प्लस संरक्षण, संसाधन का उपयोग प्लस भाग वीडियो का ध्यान। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए अर्थात विवेकपूर्ण करना चाहिए, जो भाग वीडियो को भी ध्यान में रखा जाए और विकास भी हो जाए। इसके बाद अगली यूनिट आपको जल्दी देखने को मिलेगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज यूनिट नंबर 5 जो आपकी ज्योग्राफी की लास्ट यूनिट है की चर्चा होने वाली है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 जिसने नहीं देखी तो पहले भी कोई वीडियो देख रहा है तभी समझ में आएगा आपको। यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 4 तक के वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी और आपका एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए चले शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अपना पहला टॉपिक है पर्यावरण अर्थ घटक संरक्षण एवं प्रबंधन। इसका अर्थ पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह आवरण जो जीवों को प्रभावित करता है। घटक जैविक पेड़ पौधे, जीव जंतु, अजैविक जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान, खनिज आदि। आपको इसे डायग्राम भी बना लेना है तो आपको अच्छे अंक मिल जाएगा। जैसे पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, वायु, जल, मृदा, प्रकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस तरह। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण शरण। पर्यावरण शरण मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आना। प्रबंधन एवं संरक्षण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद प्रबंधन के उपाय वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण, पर्यावरण शिक्षा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता एवं सतत विकास। सतत विकास वह होता है जो भाग वीडियो को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से। जैव विविधता किसी परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाली जीवों की, वनस्पति एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता। संरक्षण के प्रकार सबस्थानीय, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडल, रिजर्व आदि। बायोस्थानीय, बीज बैंक, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक आदि। सब राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीन बैंक, चिड़ियाघर। इस तरह आपको टेबल बनाकर लिखनी है। यह है इन सीटू, यह एक सीटू। आप इस तरह
स्वस्थानी और भविष्यवाणी के लिए आपको टेबल बना के लिखनी है, तो आपको नंबर कटने की चांस लगभग कम हो जाएगी, आपको पूरी अंक मिलेगी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सतत विकास। वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता न हो, अर्थात वर्तमान में संसाधनों का ऐसे उपभोग करे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को आवश्यकताओं को भी ध्यान रखे, अर्थात संसाधनों का अतिदोहन न करे और अपना काम भी चल जाए और संसाधन का अतिदोहन भी नहीं हो। आर्थिक विकास, सतत विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अपना पर्यावरण खतरे एवं उपाय। हमको क्या क्या खतरे क्या क्या उपाय इसके बारे में चर्चा करती है। ओजोन क्षरण, आपको पता है ओजोन क्षरण हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, अर्थात ओजोन को हानि पहुंच रही है। यूवी किरणों से हमें बचाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का पतला होना, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। उपाय CFC का उपयोग कम करना, उपयोग वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों CO2, CH4, N2O के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। उपाय ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, नगरीय ऊष्माद्वीप, कंक्रीट की इमारत, पक्की सड़कों, वाहनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का तापमान अधिक होता है। उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना, शीतल सत्य, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, अर्थात एक व्यक्ति जा रहा है तो सार्वजनिक परिवहन बस का प्रयोग करें। ज़्यादा वाहन का उपयोग करेंगे ज़्यादा प्रदूषण होगा। सभी अलग अलग वाहन का निजी वाहनों का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। इसके बाद वायु जल प्रदूषण एवं भूमि क्षरण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, जहरीली गैसों व कणीय पदार्थों PM2.5 पदार्थ का मिलाना। उपाय स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन नियंत्रण, अधिक पौधा लगाना, औद्योगिक कचरे, सीवेज व रसायनों का जल निकाय में मिलना। उपाय अपशिष्ट जल शोधन, ETP जल निकाय की सफाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और अपर्दन से मृदा की उर्वरता कम होना। उपाय मृदा संरक्षण, जैविक कृषि, समुच्चय जुताई, वनीकरण। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं। अपना टॉपिक नंबर 4 ये लास्ट होने वाला है अपना इस यूनिट का, और आपका सिलेबस का भी लास्ट यूनिट है का लास्ट टॉपिक है ये। क्योटो प्रोटोकॉल 1993 में हुई थी, आपको ये याद रखना है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ये 3-4 देशों के बीच में था। एजेंडा 21 1992 1992 के रियादी पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया सतत विकास हेतु 21वीं सदी की विस्तृत कार्य योजना हुई थी। ये सतत विकास तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जलवायु कार्रवाई आदि। पेरिस समझौता 2015 वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री अधिकतम 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता हुआ था। इसके बाद इसका निष्कर्ष ये निकलता है, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संवर्धन एवं वैश्विक सहयोग ही पृथ्वी पर सतत एवं समृद्ध भविष्य की कुंजी है।